खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारा साथ दीजिएगा और इनमें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in भी सर फहरिस्त है, जिस पर आप तज्जिया और तबसरा करते हैं, लेकिन हमारी खबरें, हमारा तहरीरी कंटेंट पढ़ने और देखने के बाद आज के प्रोग्राम में भी फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे चलेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, सियासी, सलामती और इक्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू होगी। अदालतों की जानिब से कुछ ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। क्या मरीजों को जम्मू कश्मीर के निजी अस्पतालों में राहत मिलेगी या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाशने की थोड़ी देर में कोशिश करेंगे। साथ साथ मरकजी सरकार के और मरकजी काबीना का बिलखुसूस मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को लेकर बाकी रियासतों और यूटीज़ के साथ एक अहम तरीन फैसला, उस पर चलेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त मुसल्लह झड़पें जारी हैं। असेंबली इंतखाबात के बीच आज उन लोगों की बात करेंगे जिन पर सबसे ज़्यादा नज़रें असेंबली इंतखाबात का स्केड्यूल जब आया था, तारीखों का जब ऐलान हुआ था तो उससे पहले ज़रूर थी, लेकिन जैसे जैसे पार्टियां आगे गईं, नॉमिनेशंस फाइल करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिन लोगों के फॉर्म दुरुस्त करार पाए, जो फर्स्ट फेज में या पहले मरहले में इस बार चुनाव लड़ेंगे, उनमें उन लोगों की असल तादाद क्या है, वो कौन है, डेटा क्या कहता है और पार्टियों की जानिब से क्या किया गया है। थोड़ी देर में डिटेल्स इस पर भी रखेंगे। स्कूलों को लेकर जब रिजल्ट्स 12th क्लास के सामने आए तो एक सरकारी मकतूब रवाना किया गया है स्कूलों के सरबराहन को। उसमें तफसीलात तलब की गई है। बहुत सारे लोगों के हो सकता है कि आने वाले दिनों में नौकरी भी दाव पर लगे या खतरात हों, इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। इस पर बात करेंगे और साथ साथ एक और खबर आपके सामने रखनी है, जहां पर पूरे मुल्क के अंदर खवातीन के खिलाफ जो जराइम में इजाफा देखा गया है, जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाब और हरियाणा, 3 से 4 रियासतों और यूटीज़ के अंदर भी कुछ बड़े इकदाम जमात इस्लामी हिंद की जानिब से होंगे, उस ताल्लुक से बात करेंगे और दीगर कुछ बैनुल-अक़वामी या कौमी सतह की अहम तरीन खबरें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं, आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। लेकिन चूंकि एक तय फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के मुताबिक हम सबको आगे जाना है और इस फॉर्मेट में 2 स्पेशल सेगमेंट्स, एक हिस्ट्री ऑफ द डे और उसके बाद प्रोग्राम के आखिर में आप लोगों की लाइव कॉल्स इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। आज भी कोशिश करेंगे कि वादा वफा हो, कल कुछ कॉल्स अधूरी रह गई थी, उस सिलसिले को कंटिन्यू किया जा सके। इसके अलावा प्रोग्राम में आज हमारी कोशिश रहेगी कि 9:30 बजे के आसपास उड़ता जम्मू कश्मीर के नाम से मनशियात मुखालिफ जो हमने कैंपेन स्टार्ट की है, उस प्रोग्राम का एक और हिस्सा, एक और जो सेगमेंट है वो आप तक पहुंचे और एक खास मेहमान आज के प्रोग्राम का हिस्सा फिर से बनेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की चूंकि शुरुआत आज के दिन से हो रही है, आज के दिन का इतिहास के पन्नों में महत्व क्या है, तारीख के आईने में अहमियत क्या है, हिस्ट्री ऑफ द डे में 29 अगस्त की खासियत या अहमियत, इस पर रोशनी डालेंगे। चंद अहम तरीन नुकात आपके सामने रखेंगे मेरे साथी ज़हूर लोलापी। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की क्या अहमियत है, चंद अहम वाक़ात है वो आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज अगस्त की 29 तारीख है, जमेरात का दिन है, साल 2024, लेकिन माजी और मुल्की और आलमी सतह की चंद अहम वाक़ात है, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज के दिन आज़ादी के बाद 22 अगस्त 1947 में, आज़ादी के 15 दिन बाद आईन का मसवदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सदारत में ड्राफ्ट कमेटी तश्कील दी गई। ये शुरुआत आज के दिन हुई थी ताकि जो आईन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तैयार किया जाए। और फिर आज के दिन 1957 में कांग्रेस ने शहरी हुकूक एक्ट 1957 इसको मंजूर कर लिया था। 1998 में आज के दिन मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ये एजाज उनको आज हासिल हुआ है। और 1974 में आज के दिन चौधरी चरण सिंह की सदारत में लोकदल पार्टी कायम हुई। इसकी इजाद या शुरुआत कह लीजिए आज के दिन से हुई थी। और आज के दिन, आज से कबल 21 बरस इराक के नजफ में खुदकश हमले में शिया लीडर समेत 75 अफराद हलाक हुए थे। 2003 में ये वाक़ा पेश आया था। और आज के दिन 1953 में रूस ने हाइड्रोजन बम का पहला धमाका किया, शुरुआत की। और 22 अगस्त 1945 में आज के दिन बरतानिया ने हांगकांग को जापान से आज़ाद कराया, इंडिपेंडेंस दिलाई इनको। और 1941 में आज के दिन रूस में जर्मन कमांडोज ने 1469 यहूदी बच्चों को हलाक किया। ये शर्मनाक वाक़ा आज के दिन पेश आया था। और 1932 में हॉलैंड में इंटरनेशनल एंटी वार कमेटी का क़याम अमल में लाया गया ताकि जो
जंग हो रही है उनको रोका जा सके। और 1914 में न्यूजीलैंड के फौजों ने जर्मन सांवा पर कब्जा किया, अपनी हुकूमत यहाँ जमा ली थी। और 1842 में आज के दिन ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने नॉन किंग मुआहिदा पर दस्तखत किए। एक अमन मुआहिदा था, इस पर आज दोनों ने इत्तेफाक किया। और आज से 12 बरस कबल 2012 में चीन में कोयले की कान में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 26 चीनी लोगों की मौत हुई, जबकि 21 अफराद जो है वो इस हादसे में लापता हुए। और ये वाक़ा जो है आज के दिन पेश आया था 2012 में। ये चंद अहम वाक़ात थे माजी और आलमी, कौमी और आलमी सतह के, जो हमने आपके सामने रखे। लेकिन अब बात आज के दिन के हवाले से करते हैं। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त कई एक इलाकों में बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। शुमाली कश्मीर कुपवारा से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कुपवारा से बड़ी खबर है, जहां पे 2 अलग अलग जगहों पर इस वक्त झड़पे या इनकाउंटर कह लीजिए वो जारी है। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश को सिक्योरिटी फोर्स ने नाकाम बनाया है, जिसके बाद मच्छल सेक्टर में झड़प जो है वो शुरू हुई है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, इस इनकाउंटर में जो मच्छल में चल रहा है, मच्छल सेक्टर में एक मिलिटेंट हलाक होने की खबर भी सामने आ रही है। दूसरा इनकाउंटर टंगडार में शाम देर गए कल शुरू हुआ। एक मुसादिका इतला मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के हवाले से। इसके बाद टंगडार इलाके में भी एक इनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के बीच। ताहम आखिरी इतला मिलने तक वहां पर भी तलाशी कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर जारी थी। लेकिन इधर मच्छल सेक्टर में और एक इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस मच्छल वाले इनकाउंटर में एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। एक जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है, जिसकी तस्दीक खुद की गई है फौज की जानिब से, मच्छल सेक्टर के अंदर 57 राष्ट्रीय राइफल्स और 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसने कुमकड़ी इलाके के अंदर उस वक्त जब यहाँ सस्पिशियस मूवमेंट दिखी और उसके बाद अचानक से गोलियों का तबादला हुआ, एक मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक फौज की जानिब से की गई। एक्स पर भी पोस्ट मौजूद है। तकरीबन 7:40 के आसपास कहा गया कि दरअंदाजी की एक कोशिश सबसे पहले जो इतला मौसूल हुई 7:40 के आसपास, और फौरन से इसके चंद मिनटों बाद जब सर्च ऑपरेशन यहां शुरू किया गया तो मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। और रात तकरीबन 11:30-12 बजे तक रुक रुक कर गोलियों का तबादला दोनों तरफ से होता रहा। और आज सुबह से जैसे ही सूरज की किरणें पड़ी, दोबारा इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई शुरू की है। एक और ऑपरेशन जो टंगधार के इलाके में ताड़ का इलाका है, जहां पर कहा गया कि मिलिटेंट्स की मूवमेंट देखने के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, वहां पर भी गोलियों का तबादला शुरू हुआ। दोनों तरफ से कार्रवाइयां की गई और इतलात के मुताबिक इस इलाके के अंदर भी फौज की जानिब से ताड़ और दूसरा मच्छल सेक्टर का कुमकड़ी इलाका, जहां पर इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयां चल रही हैं। तो 2 बैक टू बैक ऑपरेशंस शुमाली हिस्सों के अंदर, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका कार्रवाइयां उस वक्त अंजाम दे रही हैं जब जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की तरफ जा रहा है और सरहदी बेल्ट पहले से ही अलर्ट पर था। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको कुपवाड़ा लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम हमारे साथ है। शमीम, अपडेट कीजिएगा। सबसे पहले ये जो मच्छल सेक्टर में इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है, एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है? जिस तरह से कल शाम देर गए जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगडार तार सेक्टर में जो ये इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, जिसको जो है वक्फे से रात भर जो है फायरिंग का तबादला जो है वो जारी था। तो दूसरी साइड से भी यहाँ पर जो है मच्छल सेक्टर से खबर आई है कि वहाँ पर भी जो है एक इन्फिल्ट्रेशन भीड़ को जो है फौज और पुलिस ने नाकाम बनाया है और रात भर जो है फायरिंग का तबादला जारी था। हालांकि इन दोनों इलाकों में जो है इस वक्त काफी बारिश के बावजूद भी जो है ये इनकाउंटर जारी है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने मिलिटेंट होंगे और क्या अभी तक जो है किसी मिलिटेंट की मारे जाने की खबर जो है वो सामने नहीं आई। सरकारी जराये के मुताबिक अभी तक जो है इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जी शमीम कंटिन्यू करें। जी आज मैं आपको बता दूं कि इन्फिल्ट्रेशन भीड़ को जो है फौज और पुलिस ने नाकाम बनाया है। वही अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के मच्छल सेक्टर की, तो वहाँ पर भी जो है एक इन्फिल्ट्रेशन भीड़ हुई, जिसमें जो है फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासे में लिया है और रात भर जो है फायरिंग का तबादला जो है वो जारी रहा।
अगर हम बात करेंगे इन दोनों इलाकों की, इस वक्त जो है काफी बारिशों के बावजूद भी जो है इस वक्त जो है पूरे इलाके को मुआसरे में लिया गया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि ये भी खबरें गश्त कर रही थी कि तकरीबन 1 से 2 मिलिटेंट जो है वो मछली सेक्टर में जो है वो मारे गए हैं, लेकिन इसकी अभी जो है सरकारी जराये से कोई भी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन कल शाम से ही जो है दोनों जगहों पर, अलग अलग दोनों जगहों पर, यानी कि टंगडार के तार सेक्टर में और मच्छल सेक्टर में जो है दोनों जगहों पर जो है फायरिंग का तबादला जो शुरू हुआ था कल शाम से, और अभी तक जो है ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। पूरे इलाकों को जो है मुआसरे में लिया गया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी साहिल शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कुपवाड़ा की खबर आपके सामने, जहां पर इस वक्त 2 अलग अलग मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां चल रही हैं। इधर पीर पंचाल खत्ते का रुख करते हैं, जहां पर आज सुबह एनकाउंटर की इतलात मौसूल हुई और राजौरी जिले में जहां ख्वास राजौरी का लाठी गांव है, मुख्तसर झड़प की इतलात मौसूल हुई हैं। फौज और राजौरी पुलिस की जानिब से यहां पर भी मुश्तरका कार्रवाई की गई है। इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं। ये वो इलाका जहां पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयां शुरू की गई थी, और आप सबको याद होगा कि एक वीडीजी के घर पर फायरिंग होने के बाद जहां पर 2 मरतबा तलाशी कार्रवाई के दौरान मुख्तसर गोलियों का तबादला हो चुका है। ख्वास वही इलाका है जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की जानिब से एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान, इससे पहले भी एक झड़प के दौरान एक मिलिटेंट की हलाकत का दावा पिछले साल किया गया। और इस जंगली इलाके के अंदर ये सुबह सुबह की तस्वीरें, इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। जमशीद मलिक राजौरी से हमारे साथ जमशीद मलिक है। जमशीद, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास? आसिफ, बिल्कुल, जहां तक लाठी की खबर सामने आ रही है, तकरीबन रात को 11:15 बजे के आसपास यहाँ फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसके बाद शिद्दत की फायरिंग काफी अरसा तक चलती रही, मगर सुबह 6 बजे के बाद गोलियों का तबादला थमा हुआ और पूरे इलाके को मुआसरे में लिया गया है। क्योंकि इस तरह की खबर सामने आई थी, 2 से 3 मिलिटेंटों का ग्रुप जो है इस जंगल के अंदर छुपा हुआ है। इसकी इतला इससे पहले ही सेना के पास थी, जिसके चलते इस इलाके को पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और सर्च ऑपरेशन दौरान शब ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ, मगर इस इनकाउंटर में अभी तक किसी के मारे जाने या जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई। मगर सुबह 6 बजे इसके बाद गोलियों का तबादला थमा हुआ। हालांकि ये ख्वास और गुंदा बिल्कुल नजदीक इलाके पड़ते हैं, जहाँ गुज़िश्ता माह की अगर हम बात करें तो वहाँ वीडीसी के मेंबर के घर पर भी फायरिंग हुई थी। ये वही इलाका है ख्वास का, जहाँ पर इसके नजदीक ये पड़ता है लाठी इलाका, जहाँ ये फायरिंग का तबादला हुआ। उसके बाद अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि फायरिंग का सिलसिला 6 बजे के बाद जरूर थमा हुआ है। अभी तक किसी फायरिंग की आवाज उसके बाद सुनने को नहीं मिली। आसिफ, ये मामूल के मुताबिक तलाशी कार्रवाइयां या मुसद्दिका इतलात थी कि यहाँ मूवमेंट हुई है जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ? अच्छा, बिल्कुल, इससे पहले इस तरह की इतला इन इलाकों में है कि इन इलाकों के जंगलों में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके बाद इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला काफी अरसा से चल रहा था, जिसके चलते ये सर्च ऑपरेशन यहाँ की इस इलाके की बात करें, क्योंकि यह मामूल के मुताबिक सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये बिल्कुल इसके पिछले इलाका जो लगने वाला है वो रियासी जिला का लगने वाला, और यहाँ इससे पहले भी इस तरह की कई इनकाउंटर देखने को मिले। हालांकि गुज़िश्ता माह जिस तरह मैंने आपको बताया अभी कि फौज के कैंप के नजदीक जो वीडीसी मेंबर था, जो इसको हालिया दिनों में अवार्ड से नवाजा गया था, उसके घर पर भी फायरिंग की गई थी। ये बिल्कुल नजदीक लगने वाले इलाके हैं। इन इलाकों में इस तरह की खबरें पहले से ही हैं कि इन इलाकों में जंगलों में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके चलते इन इलाकों में कई अरसा से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। और सर्च ऑपरेशन तकरीबन 11:15 बजे के आसपास रात को इनकाउंटर में तब्दील हुआ। काफी देर तक शिद्दत की फायरिंग के बाद सुबह 6 बजे के बाद फायरिंग का सिलसिला थमा हुआ, और उसके बाद किसी भी फायर की आवाज अभी तक सुनने को नहीं मिली। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करने के लिए। कुपवाड़ा के अंदर, राजौरी के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के इन इलाकों में ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं। अब आगे बढ़ेंगे। एक और इतलात, चूंकि रात के वक्त में इतलात मौसूल हुई कि पुंछ के अंदर भी एक ऑपरेशन चल रहा था, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कृष्णा घाटी, जो लोअर कृष्णा घाटी का सेक्टर कहलाता है, उस इलाके के अंदर फोर्सेज की जानिब से कामयाबी का दावा किया गया और मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह किया गया है, जहां से 6 ग्रेनेड जब्त हुए हैं। लोअर कृष्णा घाटी का वो हिस्सा जहां पर कई रोज से सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, और चूंकि जंगलात भी आसपास हैं तो यहाँ पर आमतौर पर इस तरह के ऑपरेशन, खासतौर से मामूली जो तलाशी कार्रवाइयाँ वो पहले भी चलती रही हैं, लेकिन कामयाबी का दावा इस ऑपरेशन के दौरान उस वक्त किया गया जब फौज की जानिब से ऑफिशियली तस्दीक की गई। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव उस मकाम की जहां सिंद्रा का इलाका है, लोअर कृष्णा घाटी में पुंछ पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से दक्षिण टॉप के इस इलाके में कार्रवाई शुरू की गई। और इस दौरान 3 बजे के आसपास
मुसद्दका इतलात मिलने के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, रात देर गए फौज ने खुद इस बात की तस्दीक की कि 6 नए ग्रेनेड्स इस इलाके से बरामद किए गए। मुमकिन है कि इन इलाकों के अंदर जो मूवमेंट्स पिछले दिनों हुई थी, शायद उसी वक्त इन इलाकों के अंदर ये हथियार भी पहुंचे हों या गोला बारूद पहुंचा हो, जिसकी तस्दीक की जा रही है फौज और पुलिस की जानिब से। बहरहाल कार्रवाई के दौरान 6 ग्रेनेड और बाकी कुछ सामान जरूर इस हिस्से से पकड़ा गया है। मजीद तफसीलात का इस सिलसिले में इंतजार रहेगा। इसकी चूंकि ये वो हिस्से हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते हैं और आमतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज इन मकामात पर ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऐसे ये एरियाज हैं जहां पर कार्रवाइयां मामूल के मुताबिक तो की जाती हैं, लेकिन जंगलात वाले इलाके से कई मरतबा ऑपरेशंस के दौरान हथियार बरामद होने की तस्दीक हुई है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट जो कुपवारा की खबरें हमने आपके सामने रखी कि 2 मकामात पर इस वक्त झड़पें चल रही है, लेकिन अब खबर ये कि 3 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शुमाली कश्मीर के मुफस्सिल सेक्टर में जहां सिक्योरिटी फोर्स ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया, उसके बाद झड़प शुरू हुई और अब खबर ये कि 2 अलग अलग झड़पों में अभी तक 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल से ही ये 2 झड़पें अलग अलग मकामात पर चल रही है, एक टंगडार में और दूसरी झड़प जो है वो मुफस्सिल सेक्टर में चल रही है, जहां पे सिक्योरिटी फोर्स ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है। लेकिन अब बड़ा अपडेट इस हवाले से आ रहा है कि 2 अलग अलग ये जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं, 3 मिलिटेंट अभी तक इन 2 ऑपरेशनों में हलाक हुए हैं। ताहम अभी भी जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर इन 2 मकामात पर जारी है। फौज की जानिब से भी इन ऑपरेशंस की तस्दीक की गई है। ताहम 3 मिलिटेंट 2 अलग अलग मकामात पर या एक ही मकाम पर जहां दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई वहां पर हलाक हुए हैं। इसकी तस्दीक थोड़ी देर में हो जाएगी, आपके सामने ये मुकम्मल डिटेल्स रखेंगे। फिलहाल जब ऑपरेशंस की बात हो रही है तो एक फौजी एहलकार भी गिरफ्तार हुआ है। आप सबको बताते चलें कि कई ऐसे लोग माजी में भी पकड़े गए जो फौज से रिटायर हुए या पुलिस से रिटायर हुए और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम इन तमाम लोगों पर लगता रहा। ऐसे में एक और फौजी गिरफ्तार हुआ जो साबिक फौजी है और सिग्नल मैन के तौर पर काम करने वाला ये फौजी एहलकार जो पाकिस्तान को राज अफशा करने पर 5 साल की कैद की सजा इसे सुनाई गई है। बड़ी खबर ये कि NIA की खुसूसी अदालत की जानिब से इस मामले में सुनवाई की गई उत्तर प्रदेश के अंदर और हापुड़ जिले से ताल्लुक रखने वाले एक साबिक भारतीय फौज के एहलकार जिसको NIA के स्पेशल कोर्ट ने लखनऊ के अंदर पाकिस्तान से चलने वाले जासूसी केस में मुजरिम करार दिया है और सख्त सजा 5 साल की सुनाई है। सौरभ शर्मा के तौर पर इसकी शनाख्त हुई है, मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गई और IPC अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत जुर्माने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा 5 साल की कैद व मुशक्कत जो है या सजा सुनाई गई है। तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी, इसकी भी कोर्ट की जानिब से इसका हुक्म दिया गया है। सौरभ शर्मा को 8 जनवरी 2021 को गुजरात के रहने वाले एक और मुलजिम अनस याकूब गेटली के साथ गिरफ्तार किया गया था और NIA ने ATS UP के साथ जब इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई तो 5 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर केस का दोबारा अंदराज हुआ, दोबारा केस इस सिलसिले में दर्ज हुआ। फरवरी 2021 में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के बाद दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुतलका सेक्शंस के तहत चार्जशीट दाखिल की गई और तहकीकात से ये बात सामने आई कि सौरभ शर्मा जो पहले फौज में एक सिग्नल मैन के तौर पर काम करता था, पाकिस्तान की डिफेंस और इसके अलावा ISI या उनके जो एजेंट्स थे उनके जरिए चलाए जाने वाला एक फर्जी इदारा था, जासूसी रैकेट था, इसमें उसको भी फंसाया जाता है। उसने फौज के बारे में महदूद और खुफिया मालूमात बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पहुंचाई और एक इसी तरीके से एक और एजेंट नेहा शर्मा के साथ शेयर की गई जो कि ISI के साथ बराह रास्त राब्ते में थी। लीक होने वाली मालूमात में फौजी तनसीबात से मुतल्लिक हसास मालूमात भी शामिल हैं और सौरभ शर्मा ने खुफिया हसास मालूमात के तबादले में कहा गया कि पाकिस्तान ज़राए समेत मुतद्दिद जो ज़राए थे उनके साथ राब्ता किया। चार्जशीट में शरीक मुलजिम
अंस याकूब गेटली से फंड्स भी हासिल किए। पैसा लेकर उसने ये सारी मालूमात पाकिस्तानियों तक पहुंचाई, या सरहद पार सारी डिटेल्स जो खुफिया मालूमात थी बिलखुसूस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स या तनसीबात के हवाले से, उस पर कल तकरीबन 3.5 घंटे तक NIE की जानिब से दलाइल दिए गए और सौरभ शर्मा को खुफिया मालूमात या जानकारी पाकिस्तान पहुंचाने के इल्जाम में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स या बाकी सारे जो मुतलका दफात हैं सजा सुनाई गई है। 5 साल की कैद की सजा, जुर्माना भी और सख्त सजा का ऐलान किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, एक और खबर पर चलेंगे। बात जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम की करेंगे। आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों 10वीं के साथ साथ 12वीं जमात के रिजल्ट सामने आए। इन नताइज का ऐलान होने के बाद कई सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी पर सवाल उठे। सवाल या निशान जब लगा तो जवाब तलाशने की कोशिश हुई और बाज़ाब्ता तौर पर एक सरकारी नोट इस सिलसिले में जारी किया गया। और बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम की जानिब से गैर तसल्ली बख्श जो इम्तिहानी नताइज सामने आए, 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज खराब आने के बाद जितने भी जिम्मेदार लेक्चरर्स हैं उनकी फहरिस्त तलब कर ली गई है। सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया है मुतलकीन को। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दोनों प्रोविंसेस के अंदर इकदाम उठाए हैं, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, कि फौरी तौर पर ऐसे तमाम लोगों की जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इदारों में बतौर लेक्चरर्स काम करने वाले अफराद थे या सरकारी मुलाजिम हैं, उन तमाम लोगों की डिटेल सरकार को सौंपी जाए, मुतलका महकमे को सौंपी जाए, जिन जिन स्कूलों से 12th क्लास के खराब रिजल्ट्स आए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं मजीद डिटेल्स के लिए। शिल्पा, क्या तफसीलात हैं जो सरकार की तरफ से एक लेटर लिखा गया कंसर्न लोगों को दोनों प्रोविंसेस के अंदर, क्या मजीद डिटेल्स उसमें मांगी गई? जी बिल्कुल, देखिए एकेडमिक सेशन 2023-2024 की बात करें तो 12वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित होता है और कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस रही है और एक असंतोषजनक जो है वो रिजल्ट सामने आया है, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने जो है वो तमाम जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके लेक्चरार्स की जो है वो लिस्ट मांगी है। और इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जो यानी कि बहुत जम्मू एंड कश्मीर रीजन की बात करें तो डायरेक्टर्स को जो है वो एक विज्ञापन भेजी है। और इस विज्ञापन की बात करें जिस प्रकार से आपने कहा कि एक यानी कि जितने भी लेक्चरार्स हैं स्कूल वाइज जो है वो उनकी डिटेल्स, उनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने के लिए कहा गया है कि आखिरकार क्यों नहीं एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट जो है वो दे पाए, क्यों पुअर परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई है, तो उनकी एक रिपोर्ट मांगी है और 2 दिन के भीतर ये रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। देखिए इससे पहले भी सीईओ को जो है तमाम डिवीजन के सीईओ को जो है वो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था। और अगर हम जून माह की बात करें तो जून माह में जो है वो एक प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी की प्रिंसिपल को जो है वो सीईओ ऑफिस में जो है उन्हें अटैच किया गया था। कारण ये था कि पुअर परफॉर्मेंस रही, रिजल्ट जो है वो अच्छा अनाउंस नहीं हुआ उनकी तरफ से, जो है वो रिजल्ट में यानी कि संतोषजनक यानी कि सेटिस्फैक्टरी जो रिजल्ट होना चाहिए था वो रिजल्ट सामने नहीं आया। वहीं पर अगर हम सीईओ राजौरी की बात करें तो देखिए जिस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया है और वो काफी ज्यादा 0% रिजल्ट जो है वो देखने को मिला है। 13 बच्चे जो है वो बोर्ड में यानी कि परीक्षा में जो है वो भाग लेते हैं और क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो काफी ज्यादा ये पुअर परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली है 12वीं कक्षा के रिजल्ट की। और इस समय देखिए तमाम जितने भी लेक्चरार्स हैं उन सब की रिपोर्ट मांगी गई है। कोई डिटेल्स आई हैं, कितने स्कूल हैं, किस प्रोविंस में कितने हैं? और देखिए तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तमाम लेक्चरार्स जो भी इस समय जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सबकी लिस्ट मांगी गई है। क्योंकि देखिए जिन स्कूलों में अगर हम स्कूल की बात करें तो जो स्कूल अच्छे रिजल्ट पास नहीं कर पाया है, सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक रिजल्ट नहीं दे पाया है, पुअर परफॉर्मेंस रही है, तो खासतौर पर उन पर जो है वो इस समय ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। ये बात उन स्कूलों की थी या उन इदारों की जिनके रिजल्ट्स बिल्कुल ख़राब आए हैं और पुअर परफॉर्मेंस पर दोनों जो डायरेक्टर्स हैं जम्मू और कश्मीर प्रोविंस के, उन दोनों को एक लेटर गया है। जवाब 2 दिन के अंदर आएगा। कल शाम तक हम देखेंगे कि क्या इसमें मज़ीद तफसीलात आएंगी और उसके बाद अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं? जब रिजल्ट्स आए हैं, शिकायतें हुई पेरेंट्स की तरफ से, खुद अथॉरिटीज़ तक सवालात पूछे गए कि अभी भी जो आपका सिस्टम है वो फेल साबित हुआ है। और अगर रिजल्ट्स देखने हैं तो शायद बहुत सारी जगहों से इस बात की आप ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट्स ही गवाही देते हैं कि एक्चुअल पोजीशन इस वक्त क्या है। आगे बढ़ते हैं। एक अहम तरीन स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर भी नाफिज है, लेकिन इसको लेकर एक तनाज़ा शुरू हुआ था कि पीएम सेहत स्कीम के तहत या गोल्डन कार्ड्स के तहत जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुफ्त में इलाज लोगों का किया जाता है, क्या ये रुकेगा, क्या ये बंद हो जाएगा? 1 सितंबर के बाद क्या गोल्डन कार्ड के तहत
जो लोग इलाज करवाना चाहते हैं नहीं करवा सकेंगे, सिर्फ कैश देंगे और उसके बाद इलाज होगा उसके बदले, ये सिलसिला चलेगा। इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी हुई और पीएम सेहत स्कीम के मामले में हाईकोर्ट तक बात पहुंच गई, जहां पर आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों एक खबर हमने आपके सामने रखी थी कि जो प्राइवेट इदारे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर 1 सितंबर 2024 के बाद यानी 31 अगस्त एक डेडलाइन फिक्स कर दी गई थी कि जो पैसा इस स्कीम के तहत उनको आना था, ज़ेरे इल्तिवा जो रकूमात हैं, वो अगर 12 से 13 दिनों के अंदर नहीं दी जाती हैं तो 31 अगस्त की शाम तक ही गोल्डन कार्ड के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर इलाज लोगों का हो सकेगा। 1 सितंबर से ये सारी खिदमात बंद कर दी जाएंगी। इस मामले में एक कंपनी जिसका नाम इफ्को टोक्यो कंपनी है, जिसने अपना काम बीच में ही छोड़ा था, जिसने सरकार के साथ टाई अप किया था और टेंडरिंग का प्रोसेस इनकम्प्लीट होने के बाद जब उसने काम बीच में छोड़ा तो जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी वजह से भी कई तरह की रुकावटें आईं। बात यहां तक पहुंच गई कि जम्मू कश्मीर में कई लोग जो 5 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकते थे, प्रधानमंत्री ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसमें एक किस्म का तनाज़ा शुरू हो गया। इसी प्रोग्राम के जरिए पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि अस्पतालों में गोल्डन कार्ड के तहत या सेहत स्कीम का जो कार्ड है उसके तहत खिदमात बंद करने का एक फैसला निजी अस्पतालों ने लिया था। लेकिन इस सेहत स्कीम मामले में अदालत की जानिब से इफ्को टोक्यो कंपनी की जो सर्विसेज हैं या जो इंतजामात हैं वो जारी रखने की हिदायत दी गई है ताकि अस्पतालों के अंदर फिलहाल काम बंद ना हो। और सरकार की तरफ से ये बात उस वक्त सरकार पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ा कि मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर इस वक्त अगरचे इस कार्ड के मुताबिक इलाज कम होता है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर ज्यादा लोग इन्हिसार करने लगे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ही जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या जो सेहत स्कीम थी इसके तहत जो इलाज होता था वो 1 सितंबर के बाद बंद करने का फैसला लिया, अगर तब तक उनकी जो ड्यू पेमेंट्स थी वो ना मिले तो उस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलात थी। लेकिन जब अदालत तक बात पहुंची और इसके बाद यहां से आगे क्या होगा इस पर जरा मजीद बात करेंगे। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। इशफाक, बात अदालत तक पहुंची, इसी प्रोग्राम के जरिए हमने इस खबर पर पिछले दिनों बात भी की थी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर 1 सितंबर के बाद खिदमात बंद कर दी जाती है अस्पतालों से मुश्किलात काफी ज्यादा होंगी। हुकूमत का वर्जन भी सामने आया है, अदालत के सामने क्या दलाइल दिए गए और अदालत ने जिस कंपनी का नाम लिया है वो वापस मुमकिन है कि 3, 4, 5 दिनों के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर काम दोबारा शुरू करे जहां उसने आधा काम छोड़ा था, और उस सवाल का जवाब मिल सके जिसके तहत पूछा गया था कि सिर्फ 31 अगस्त की शाम तक ही पीएम सेहत स्कीम के तहत इलाज हो सकेगा, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मामला काफ़ी अहम था क्योंकि हज़ारों और लाखों लोगों की सेहत का मामला था और उस स्कीम का मामला था जो स्कीम लगातार और कंटिन्यूसली यहाँ श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही थी। दरअसल रियासती इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर एक टेंडर निकाला था और उसके बाद टेंडर के अंदर कुछ कंपनीज की तरफ से फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई थी और एक कंपनी को वो सारा बिड मिला था और इफ्को टोक्यो नामी कंपनी ये थी जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 10/3/2022 को एक MOU साइन किया और ये MOU आने वाले 3 साल तक के लिए था, यानी 22 का पूरा साल, 23 का पूरा साल, 24 और 25 तक ये चलता है, यानी 10/3/2025 तक इसको कैरी फॉरवर्ड करना था। लेकिन चंद साल, 1-1.5 साल चलने के बाद कंपनी ने रियासती इंतजामिया को तहरीरी खत लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि शायद वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और वो 1 साल पहले ही खुद को बाहर इस प्रोसेस से रखना चाहते थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मज़कूरा कंपनी के बीच में खत किताबत का सिलसिला चला। फाइनली जब जम्मू कश्मीर के अंदर अस्पताल इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि वो इस पूरे निज़ाम को रोक रही हैं क्योंकि उनका वाजिबुल अदा बहुत है जो उनको नहीं मिल रहा है, तो मामला अदालत तक चला गया था और कल ऑनरेबल जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जज साहब ने एक हुक्म सादर किया जिसके तहत ये कहा गया कंपनी को कि जो MOU इन लेटर एंड सेपरेट साइन किया गया है 2025 तक वो कंटिन्यू किया जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है वो इसका न्यामुल बंदल ढूंढेगी, यानी बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़कर जा सकते हैं। कल एक बड़ी राहत जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मिली है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मिली है बल्कि उन लाखों लोगों को मिली है जो इसका बराह रास्त फायदा इस वक्त उठा रहे थे, चाहे वो डायलिसिस सेंटर्स पर थे, हार्ट सेंटर्स के अंदर थे और मुख्तलिफ इलाज मुआवजा करवा रहे थे। तकरीबन 5 लाख तक का वो इब्तिदाई बीमा था
जो हर एक फर्द को जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रहा था, और एक बड़ी स्कीम लॉन्च की गई थी वजीर आजम साहब की तरफ से, जिसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर भी किया था। लेकिन फाइनली फिलहाल 2025 तक ये स्कीम चलेगी, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने कल हुक्म जारी कर दिया है। तो क्या इसमें तवक्को ये करें कि जो ड्यू अभी तक इन अस्पतालों का है वो भी एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर मिल सकता है, ये सर्विसेज कंटिन्यू करें, जो काफी ज्यादा पैसा या बहुत सारे अस्पताल एक तरह से मकरूज हो गए हैं? देखिए, जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि 2025 तक आपने ये सारा काम करना होगा, उसके बाद लगभग जो वाजिबुल अदा है तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए का आसपास जो पैसा है वो लगभग वाजिबुल अदा इंतजामिया का है, और वो इसको टोक्यो कंपनी की तरफ से देना था, जो ये इंश्योरेंस कंपनी थी। अब उनके पास भी शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उन्हें वो पैसा देना पड़ेगा, और न सिर्फ पैसा देना पड़ेगा बल्कि मेरे जो जराया है वो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो इस, चूंकि ये सिंगल बेंच डिसीजन है, शायद वो इसको मजीद अपील के लिए भी जाएं, लेकिन बहुत कम उसमें रास्ता रखा गया है। दो फायदे हैं, एक तो आम लोगों के लिए राहत है कि सेहत स्कीम का इतलाक मुसलसल चलता रहेगा जब तक 2025 होगा, तब तक यही कंपनी करती रहेगी। दूसरा कि वाजिबुल अदा भी शायद चंद दिनों के अंदर अंदर हो जाएंगे, जिससे मजीद राहत उन लोगों को मिलेगी, उन अस्पतालों को भी मिलेगी जो मुसलसल इस बर्डन के नीचे दब रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ है और इस स्कीम को लेकर जो है तफसीलात फराहम कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, बात मरकज़ी काबीना की करते हैं, क्योंकि मरकज़ी काबीना से जनूबी कश्मीर के अनंतनाग को बड़ा तोहफा मिला है। 3 नए FM स्टेशनों को हरी झंडी दिखाई दी गई है, काबीना की जानिब से मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर 234 नए FM स्टेशनों को मंजूरी मिली है, जिनमें जनूबी कश्मीर अनंतनाग के 3 FM स्टेशन भी शामिल है कि 3 नए FM स्टेशन को अनंतनाग के लिए हरी झंडी दिखाई दी गई है। आपको बता दें कि इस हवाले से जो है काबीना, मरकज़ी काबीना का ये अहम फैसला है। ये नीलामी प्राइवेट FM रेडियो फेज़ 3 पॉलिसी के तहत रखी गई है, जिसकी तखमीना जो है वो 784.87 करोड़ रुपए हैं। ये इसकी नीलामी है, और ताकि ये जो नए स्टेशन अमल में लाए गए हैं, इनका मकसद यही है कि इलाकाई ज़बानों में मकामी मवाद को बढ़ाया जाए, एक ये, दूसरा कि रोज़गार के मौके पैदा हो। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकज़ी काबीना ने 234 नए शहरों में 730 निजी FM रेडियो चैनल्स के लिए ई नीलामी के तीसरे जो फेज़ है उसको मंजूरी दे दी है, और इसमें जनूबी कश्मीर अनंतनाग के लिए 3 चैनल तजवीज़ किए गए हैं, और शहरों और कस्बों की तफसीली फहरिस्त के साथ साथ ताज़ा नीलामी के लिए मंजूर किए गए निजी FM चैनल्स की तादाद भी फराम की गई है, और इनके लिए जो है एनुअल लाइसेंस फ़ी ALF इनको भी मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ जो इससे 4% मजमूई आमदनी इसका मुकर्रर किया गया, साथ ही साथ GST, और भी जो नए शहर या टाउन्स है उनमें ये नए जो FM स्टेशंस है उनको मंजूरी दे दी गई है। 234 नए मकामात पर प्राइवेट FM रेडियो की तोसी का मकसद इन इलाकों में FM रेडियो सर्विस की मांग को पूरा करना है, जहां फिलहाल इस तरह के स्टेशन नहीं थे और इस तरह की कवरेज की कमी थी। लेकिन अब मरकज़ी सरकार की जानिब से इसको मंजूरी दे दी गई है, ताकि जो मादरी ज़बान है इसको मज़ीद बढ़ावा मिले, साथ ही साथ मकामी मवाद जो है वो लोगों तक पहुँचे, और इलाकाई बोलियों के साथ साथ ये इकदाम जो है वोकल फॉर लोकल मुहिम की तरफ उसके मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है, ताकि नौजवानों को रोज़गार के नए मौके जो है वो फराम हो सके और इलाकाई ज़बान को मज़ीद फ़रोग मिले। इस हवाले से ये अहम फैसला मरकज़ी काबीना का कि जो 234 नए FM स्टेशनस को मंजूरी मिली है, इनमें अनंतनाग को भी 3 स्टेशंस के लिए मंजूरी मिली। तो साउथ कश्मीर का चूँकि 230 प्लस जब स्टेशंस खुलेंगे, तो बहुत पहले से ये एक प्रपोजल तैयार किया जा चुका था। इसमें आर्मी के कुछ स्टेशंस अलग से थे, लेकिन अलग अलग जगहों पर जो सरकार की तरफ से स्टेशंस होते हैं, सिविल गवर्नमेंट जो अपनी सतह पर इकदाम लेती है, उनमें से अनंतनाग को भी इस बार टॉप ऑफ द लिस्ट रखा गया। दूसरी 2 चीज़ें इसमें फोकस की गई हैं कि मादरी ज़बान को फ़रोग मिले, लोकल लेवल पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे आप देखेंगे ये 3 स्टेशन जब खुलेंगे तो मैक्सिमम प्रोग्राम्स आप कश्मीरी में देखेंगे, गुजरी में, क्योंकि एक गुजर बेल्ट भी एक कसीर आबादी है सर्दर्न पार्ट के अंदर, जनूबी हिस्सों के अंदर, उस पर तवज्जो देते हुए उस हिसाब से इकदाम होंगे। दूसरा, वोकल फॉर लोकल ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में
मजीद नौजवानों के लिए मौके पैदा हों, एक इसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सरकार के मुताबिक मौका। और सरकार ने ALF, जिसको आप एनुअल लाइसेंस फी है इसको भी मंजूरी दी है, जिसके तहत तकरीबन ग्रॉस रेवेन्यू परसेंटेज होगी 4% के आसपास होगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST का इसको बाहर रखा गया है, इससे मुस्तस्ना रखा गया है। और नए शहरों और टाउन्स के अंदर जब ये स्टेशन कायम होंगे तो बहुत सारी तब्दीलियों के साथ सरकार यहाँ जाना चाह रही है। तो ये मरकजी काबीना का इजलास जो कि वज़ीर आज़म की सदारत में हुआ था, उसमें कुछ फैसले हुए, उनमें से ये तफसीलात एक एक करके अब सामने आ रही हैं। अब यहां से हटेंगे, दीगर कुछ मामलात पर चलेंगे और बात जम्मू कश्मीर की सियासत की करेंगे। आप सब जानते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर 3 मुख्तलिफ फेसेस में असेंबली इलेक्शंस होने हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर 2024 को वोट शुमारी 4 अक्टूबर को होगी। लेकिन पहले फेज में कौन और कितने लोग जाएंगे ये आपको बताना जरूरी है। नॉमिनेशंस का एक तवील सिलसिला चला, जिसमें हमने आपको बताया कि बहुत सारे लोग सामने आए, आजाद उम्मीदवार थे, पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिनने पर्चा नामजदगी दाखिल किए। 27 अगस्त 2024 कल 28 तारीख का पूरा दिन गुजरा, कागजात की जांच पड़ताल हुई। अब जो आदादोशुमार सामने आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा तबका जिसको ऊपर लाने की बहुत बात होती है, लेकिन उस तबके को फिर से शायद कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है और वो खवातीन भी उस तबके का हिस्सा हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नॉमिनेशंस के जो फाइनल कंक्लूजन सामने आए हैं, जो लोग पहले फेज में आपके मुख्तलिफ इलाकों में मैदान में होंगे, उनकी तादाद 244 बची है। जिन लोगों के फॉर्म दुरुस्त करार दिए गए 244 लोगों के फॉर्म सही पाए गए। कागजात की जब स्क्रूटनी हुई, जांच पड़ताल हुई, तो 35 नामजदगियां रद्द कर दी गई, मुस्तरद कर दी गई, रिजेक्ट हुए। और 24 हलकों के लिए जो 35 नॉमिनेशन पेपर्स हैं, ये रिजेक्ट होने का मतलब है कि अब पहले मरहले के तहत जिनकी किस्मत का फैसला, उम्मीदवार जितने भी मैदान में हैं 244 हैं फर्स्ट फेज में, ये सेकंड थर्ड की बात नहीं है, फर्स्ट फेज में जो आपके सामने 18 सितंबर को पोलिंग होगी। 279 नॉमिनेशंस थे और जेल के अंदर जो अलीदगी पसंद लीडर हैं सरजान बरकती, ये भी इनमें शामिल है। ज़ैनपुरा शोपियां से मैदान में उतरे थे, इनका भी पर्चा नामजदगी, जिसको लेकर काफ़ी सियासत भी हुई और सरकार से डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के बीच जो रिजेक्शन का रीज़न है, वजह है, उसको भी पब्लिक करने के लिए साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमीशन से अपील की। और नॉमिनेशन पेपर जिनमें डोडा खित्ते से, जम्मू सूबे से 16 लोगों के जो कागजात थे वो दुरुस्त पाए गए और बाकी मैक्सिमम कश्मीर से हैं। वो नॉमिनीज, वो लोग जो कहीं पर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हैं, कुछ एक लोग उनमें से भी रिजेक्ट हुए। मेजर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, कई प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनके भी जब तफसीलात सामने आई तो डिटेल्स कुछ इस तरीके से है। आप सबको याद होगा कि 27 तारीख को काफ़ी हंगामे के बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP, कांग्रेस इत्तेहाद का हिस्सा बनकर कुछ एक जगहों पर, और इसी तरीके से अपनी पार्टी DPAP के लीडरान या आज़ाद उम्मीदवार आए थे जिनने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए थे। 11 सीट्स जम्मू सूबे के अंदर, रियासी में, जिनमें गुलाबगढ़ ST है, रियासी है, माता वैष्णो देवी है, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, बुद्धल, थाना मंडी, पुंछ के अंदर सुरनकोट, पुंछ और मेंढर। इन सीटों पर पहले फेज में, सेकेंड फेज में जो है चुनाव होने हैं। तो कल से यहाँ से आप देखेंगे नॉमिनेशन का मरहला कल से 29 से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पहले मरहले में जिन लोगों की रिजेक्शन हुई, उसके बाद 24 यानी कुल मिलाकर आपके सामने जो टोटल कैंडिडेट्स बचे हैं वो 244 बचे हैं। पुलवामा के अंदर 14 उम्मीदवारों के जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट किए गए। 10 कैंडिडेट्स त्राल के अंदर, 12 पुलवामा के अंदर, 10 35 राजपुरा के अंदर, यानी 35 जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो नंबर्स हैं, सीरियल नंबर्स दिए गए हैं। शोपियां के अंदर 10 पर्चा नामजदगी जो है वो वैलिड पाए गए, सही पाए गए। और इसी तरीके से 11 उम्मीदवारों के शोपियां के अंदर कागजात दुरुस्त पाए गए। डोडा के अंदर 9 कैंडिडेट्स के डोडा वेस्ट में, रामबन के अंदर भी इसी तरीके से 12 नॉमिनेशंस जो हैं वो दुरुस्त पाए गए। 9 कैंडिडेट्स के कागजात बनिहाल में दुरुस्त पाए गए। कुलगाम जिले के अंदर 6 कैंडिडेट्स, 10 कैंडिडेट्स कुलगाम के अंदर, 10 उम्मीदवार देवसर अनंतनाग के अंदर, देवसर कुलगाम के अंदर, जहां पर जिन लोगों के कागजात दुरुस्त पाए गए। अनंतनाग को इसी तरीके से आप देखेंगे तो 14 बल्कि 12 नॉमिनेशंस जो हैं वो दुरुस्त पाई गई। 10 कुकरनाग सीट के लिए, 10 कैंडिडेट्स अनंतनाग वेस्ट के लिए, इसी तरीके से 13 कैंडिडेट्स मेन अनंतनाग के लिए, 3 उम्मीदवार
श्री गुफ्फारा बिजबिहाड़ा के लिए, जिनमें इल्तिजा मुफ्ती का नाम भी है, इनके कागजात दुरुस्त पाए गए। शांगस अनंतनाग ईस्ट के लिए 13 नॉमिनेशन 6 कैंडिडेट्स की जो है पहलगाम के अंदर एक्सेप्ट की गई है। 23,27,000 से ज्यादा वोटर्स, जिनमें 5,66,000 प्लस यूथ वोटर्स हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी 3,71,000 प्लस हैं, वो ओवरऑल हैं। लेकिन नौजवान वोटर्स 5.5 लाख से ज्यादा जो पहली मरतबा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ये तमाम वो लोग हैं जो इन 244 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ये तो एक खबर। दूसरी खबर आपके सामने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक, उनसे पूछे जाने के बाद, बल्कि परमिशन के मुताबिक जो ट्रांसफर्स होती हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस ना हो, इसे इलेक्शन हुकाम की इजाजत जरूरी रहती है। तो इलेक्शन हुकाम के जराये के मुताबिक एक और नोटिफिकेशन सामने आया और कुछ एसएसपीज को और एसपीज को, यानी इंतजामिया के अंदर अदोबदल के लिए भी हरी झंडी दिखाई गई है। और अगले 1-2 दिनों में मजीद आप तब्दीलियां देखेंगे। जहूर मजीद तफसीलात पेश करेंगे कि किस इलाके से किस अफसर को तब्दील करने की हिदायत जारी की गई। बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये एक अहम पेशरफ्त हुई है, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद कई तबादले हुए हैं एसएसपी एसपीज के। और एक अहम पेशरफ्त में नालिन प्रभात, इन्हें डीजी ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी तैनात किया गया है। एसएसपी श्रीनगर, इन्हें फिलहाल फारिग कर दिया गया है, जबकि एक डीसी उनकी जो मुद्दत है उसको फिलहाल मजीद बढ़ा दिया गया है। ताहम ये जो पूरी सरगर्मियाँ पेशरफ्त हुई है, इसके लिए जो पार्टीज या स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी परमिशन ली गई है, क्योंकि जिस तरह से आसम ने पहले बताया कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। और इस अहम पेशरफ्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामुल्ला कुपवारा, ये एसएसपी है बारामुल्ला कुपवारा, और एसपी हंदवारा, इनको फिलहाल इनके ट्रांसफ़र के अहकाम जारी हुए हैं। साथ ही साथ एसएसपी श्रीनगर आशीष मिश्रा, इनको भी फारिग करने के अहकाम जारी हुए। आपको याद होगा कि इन्हें दिल्ली पुलिस से जून 2023 में इनको श्रीनगर एसएसपी तैनात किया गया था, लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के पेश नज़र फिलहाल इन्हें भी ट्रांसफ़र किया गया है। साथ ही साथ एसपी एसएसपी श्रीनगर बारामुल्ला हंदवारा कुपवारा, आज शाम तक जो है इन जगहों पर कौन से नए एसपी आएंगे वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक आईपीएस ऑफिसर नालिन प्रभात, इनको डीजी ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी तैनात किया गया है। 30 सितंबर तक ये जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी रहेंगे। साथ ही साथ आईएएस ऑफिसर सईद फखरुद्दीन हामिद, जो कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है, इनकी जो मुद्दत है वो बढ़ा दी गई है। तो 4 एसएसपीज को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दिया गया है और इस इकदाम का मकसद आज़ादाना और मुनसिफाना असेंबली इंतखाबात को यकीनी बनाना है। आप देखेंगे कि आज या कल ये सारी तब्दीलियां ऑलमोस्ट हो जाएंगी, जिसमें आप देखेंगे कि 10 साल के वक्फे के बाद इंतखाबात चूँकि मुनक्किद हो रहे हैं। और इतलात के मुताबिक श्रीनगर बारामुल्ला कुपवाड़ा और हंदवारा अजला में तैनात जो एसएसपीज हैं फौरी तौर पर तब्दील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और ईसीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायत दी हैं, चूँकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन हुकाम की इजाज़त के साथ होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो ये जो सियासी खबरों का पर मबनी एक सिलसिला है या सेगमेंट है, इसको जारी रखेंगे, क्योंकि ख़वातीन की बात करना ज़रूरी है। जो ख़वातीन मैदान में इस बार हैं, या पार्टियों की जानिब से या मुख्तलिफ जगहों पर अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरा है, तो ओवरऑल पोजीशन क्या इस वक्त है, जो शायद हमारे लिए इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, डिटेल्स रखेंगे। और सिक्योरिटी के एतबार से अहम तरीन फैसला लिया गया है, मजीद कंपनियां जम्मू कश्मीर लाई जा रही हैं। साथ साथ कुछ और खबरें भी, ब्रेक के उस पर हमारे साथ हैं।